नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज हम एक बार फिर आप लोगों के बीच लेकर आए हैं एक स्पेशल इंटरव्यू सेशन। और आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव रविशंकर यादव जी। रविशंकर जी, सबसे पहले आज हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी नमस्ते। रविशंकर जी, आज जो हम लोग डिबेट के लिए विषय रखे हैं और उस विषय को हमारे स्क्रीन पर देखा जा सकता है। हमारा आज का विषय है वंशवाद की आंच पर क्या वाकई पक रही है एनडीए की खिचड़ी। वो एनडीए गठबंधन जो वंशवाद के खिलाफ राजनीति की वकालत करती है, वो एनडीए जो लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को वंशवाद का एक प्रतीक बताकर चुनाव के समय इसी वंशवाद को चुनावी मुद्दा बनाते हैं। और इसी एनडीए गठबंधन का एक अहम हिस्सा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और अपने पूरे राजनीतिक काल में नीतीश कुमार हमेशा से इसी वंशवाद का विरोध करते नजर आए और कई बार मंच से वंशवाद का विरोध करते नजर आए। और अब इसी वंशवाद की आंच इसी एनडीए गठबंधन पर पड़ती दिख रही है। इसको कैसे देखते हैं? आपने अभी स्वयं कहा पवन जी कि एनडीए के लोग महागठबंधन के नेताओं पर वंशवाद का आरोप लगाते हैं। मैं शुरू से उदाहरण देना चाहता हूं। देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह, जो पहले बीसीसीआई में सचिव थे, अभी वर्तमान में वह आईसीसी के चेयरमैन। उससे नीचे आइए, देश के बड़े नेताओं में से एक राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह, जो नोएडा से वर्तमान विधायक हैं। देश की राजनीति से अलग हटकर अब हम बिहार पे आते हैं। एनडीए में समाहित तमाम घटक दल के नेताओं को वर्तमान में जो जाति आयोग का गठन हुआ है उसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। जब एनडीए परिवारवाद का उदाहरण देती है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, तो वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है। लेकिन जब आप जाति आयोग के गठन पर एक नजर डालेंगे तो इन्हें बैकडोर से सेट करने का प्रयास किया गया है। मैं उदाहरण के साथ आपको याद दिलाना चाहूंगा, रामविलास पासवान जी, जो कि अब दिवंगत हो गए हैं, उनके एक दामाद अरुण भारती जी जमुई से सांसद हैं। वह अब जाना पहचाना नाम हो गए हैं। लेकिन एक और दामाद जो मृणाल पासवान जी है, उनको वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है अनुसूचित जाति आयोग का, जो कि एक बैकडोर से सेटल करने का प्रयास है। अब दूसरे घटक दल जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में गया से सांसद जीतन राम मांझी पे चलते हैं, उनके दामाद देवेंद्र कुमार को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है अनुसूचित जाति आयोग में। अब हम आते हैं अशोक चौधरी जी पे। अशोक चौधरी जी के पिता महावीर चौधरी आजीवन कांग्रेसी रहे, कई बार विधायक रहे, मंत्री तक रहे। अशोक चौधरी भी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। जब महागठबंधन की सरकार आई तो वह शिक्षा मंत्री भी बने। जैसे ही सरकार से कांग्रेस पार्टी अलग हुई तो आपने देखा होगा कि अशोक चौधरी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर जदयू ज्वाइन कर लिया और जदयू से बिना चुनाव लड़े एमएलसी बनकर पीछे के कोटे से बिहार सरकार में मंत्री बन गए। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि उनकी पुत्री शांभवी चौधरी, जो मात्र 26 वर्ष आयु की है, उनको लोजपा से टिकट मिल जाता है। यह वही लोजपा थी जो नीतीश कुमार के खिलाफ पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में नीतीश कुमार को कमजोर करने का प्रयास कर रही थी। अब आगे बढ़ते हुए अभी वर्तमान में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं, उनकी दो पुत्री आद्या झा और सत्या झा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर नियुक्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण आपने देखा होगा कि कम से कम उसमें 20 साल का अनुभव को तरजीह दी जाती है। इन दोनों बेटियां
आद्या झा हो या सत्या झा हो, जो संजय झा की पुत्री है, एक ने 2019 में एलएलबी किया, एक ने 2020 में एलएलबी किया। बमुश्किल दोनों की योग्यता भी 5 से 6 वर्ष की है, तो उन्हें किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील नियुक्त किया गया? यह सब उदाहरण यह बताती है कि एनडीए में परिवारवाद कहीं ज्यादा है, और वह ऐसा परिवारवाद है जो कि जनता द्वारा नियुक्त नहीं किया जा रहा है, इन्हें बैकडोर से सेटल किया जा रहा है। अब हम फिर से आगे चलते हैं। बिहार में लगातार चर्चा का विषय गर्म है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी चुनाव लड़ सकते हैं, और इससे जदयू के नेता भी पीछे नहीं हट रहे हैं ये बोलने में कि निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे। अभी आप बिहार भाजपा में चले जाइए, वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो लगातार परिवारवाद पर, चाहे लालू यादव हो या कांग्रेस हो, इन पर निशाना साधते रहते हैं। सम्राट चौधरी जी खुद शकुनी चौधरी के पुत्र हैं, जो कि राजद से कई दफा विधायक रह चुके हैं। तो परिवारवाद पे जो हमला करते हैं, उन्हें पहले अपने भीतर के परिवारवाद को देखना पड़ेगा। और परिवारवाद में भी एक ऐसा उदाहरण जहां बिना चुनाव लड़े आप बैकडोर से किसी पद पे चले जाते हैं, तो यह तो कहीं ना कहीं जनता के लिए छलावा है। जिस तरह से आप उदाहरण दे रहे हैं एनडीए में परिवारवाद की उदाहरण दे रहे हैं, जो आदेश जारी हुआ आद्या झा और सत्या झा की सरकारी वकील जो सुप्रीम कोर्ट में बनाया गया, एक ही आदेश में दोनों को एक साथ सुप्रीम कोर्ट का वकील बना दिया जाता है, सरकारी वकील। ऐसा हो सकता है कि उनकी योग्यता ऐसी रही हो जिसके कारण कि उनको सरकारी वकील बनाया गया हो। उसमें क्या दिक्कत है? योग्यता के आधार पर तो किसी को भी बनाया जा सकता है। पवन जी, योग्यता के साथ साथ हर एक संगठन का एक मानक तय होता है। आप उस मानक पे अगर जब तक खड़े नहीं उतरेंगे तब तक आप उससे जुड़ नहीं सकते। जब सुप्रीम कोर्ट में कभी भी 20 वर्ष से नीचे के अनुभवी को आप सुप्रीम कोर्ट में वकील नहीं बना सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को भी एक बयान जारी कर बताना पड़ेगा कि किस आधार पर दो बच्चियां जिनकी अनुभव बमुश्किल 5 से 6 वर्ष की है और दोनों एक ही परिवार से है, एक बड़े नेता की पुत्री है, उन्हें किस आधार पर नियुक्ति किया गया। मैं ये नहीं कहता कि उनमें टैलेंट नहीं है या नहीं है, बट मानक जो तय होते हैं किसी भी संगठन से, उस मानक पे ये खड़ी नहीं उतर रही है। तो किस आधार पे इसकी नियुक्ति हो रही है, इसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट को भी देना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं एक उदाहरण आपने इसका दिया। अब मांझी जी के बेटे की बात आपने किया। मांझी जी के बेटे को अगर बनाया गया है आयोग में उपाध्यक्ष, वो क्या एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, दलित व्यक्ति को अगर उसका आयोग का उपाध्यक्ष जो बनाया गया है देवेंद्र कुमार को, तो क्या देवेंद्र कुमार में योग्यता नहीं थी? मैं किसी के योग्यता से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्या अनुसूचित जाति में सिर्फ मांझी जी के बेटे की योग्यता थी, या एनडीए के घटक दल से जुड़े जितने भी दामाद हैं उन्हीं में सिर्फ योग्यता है? क्या अनुसूचित जाति में किसी और व्यक्ति में योग्यता नहीं थी? चलिए मान लेते हैं देवेंद्र कुमार में योग्यता थी, तो फिर मृणाल पासवान जो रामविलास जी के दामाद हैं, उनको किस आधार पर बनाया गया? सायन कुणाल जो अशोक चौधरी के दामाद हैं, उनको किस आधार पर आयोग में शामिल किया गया? तो ये तमाम चीजें इस ओर इशारा करती है कि कहीं ना कहीं अब एनडीए को बिहार में एक दामाद आयोग का गठन कर देना चाहिए। ये पार्टियां किसी कार्यकर्ता के लिए काम नहीं करती, बल्कि परिवार के लिए काम करती है, और इसी को मुद्दा बनाकर ये विपक्ष को घेरती भी है। तो इन्हें पहले अपने घर को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। अगर मैं मानता हूं कि कुछ हद तक लालू जी के परिवार से या कांग्रेस से भी लोग आए हैं, बट वो चुनाव जीतकर आए हैं, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन ये जो आयोग का गठन हुआ है, ये जनता तय नहीं करती है, ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए गए नाम होते हैं। तो इस पर सरकार को जवाब देना उचित होगा। आप जिस एनडीए गठबंधन पर आरोप लगा रहे हैं, आप जिस गठबंधन से यानी कि इंडिया गठबंधन से बिलोंग करते हैं और जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिसके प्रमुख नेता के रूप में राहुल गांधी, वो भी तो एक वंशवाद का प्रतीक है। राहुल गांधी के पास क्या योग्यता है?
राहुल गांधी को क्यों पार्टी का कभी राष्ट्रीय महासचिव तो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना, किस योग्यता के आधार पर उनको पार्टी सबसे बड़ा नेता मानती है? कांग्रेस एक संवैधानिक पार्टी है। इसमें सीडब्ल्यूसी मेंबर के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सामने आते हैं। भाजपा या एनडीए के घटक दल बताए कि जितने भी दामादों को आयोग में जगह दी गई है वह किस पैनल के तहत चुनकर आए। अशोक चौधरी जी सवाल उठा रहे थे कि वह जदयू कोटे से नहीं बल्कि आरएसएस कोटे से आए हैं। तो आरएसएस को भी यह जवाब देना पड़ेगा कि क्या सच में उनका कोई कोटा भाजपा के अंदर होता है, या तो आरएसएस इस बात का विरोध करे। अगर वो विरोध नहीं करती है तो यह मान लिया जाएगा कि सच में आरएसएस का दखल है, क्योंकि खुद को गैर राजनीतिक संस्था बताती है। आपने राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछा। राहुल गांधी के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि वह लगातार लोकसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं, करीब 2.5 लाख 3 लाख मतों से जीतते आ रहे हैं। जनता उनको जिताकर भेज रही है। इस बार वो 2 लोकसभा क्षेत्र से जीतकर आए हुए जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है। लेकिन एनडीए के घटक दल बताएं कि रामविलास जी के दामाद, जीतन राम मांझी जी के दामाद, अशोक चौधरी जी के दामाद, ये किस आधार पर चुनकर आए हुए हैं? क्या इन्हें जनता द्वारा चुना हुआ है, या पार्टी ने उन्हें भेजा है, या किसी पैनल द्वारा वो बनाए गए सदस्य हैं? तो इस बात का जवाब देना बनता है। यह एक चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष के ठीक 5 महीने पहले इस तरीके का आयोग का गठन करना, सबको कहीं ना कहीं किसी विभाग में सेटल करने का प्रयास, ताकि सभी जाति को लोगों को खुश किया जा सके, यह एक एनडीए का प्रयास है और कुछ नहीं। देश में जब यूपीए की सरकार थी या राज्य में जब महागठबंधन की सरकार थी, तो यहाँ भी तो कुछ खास नेताओं के परिवार को कुछ खास पद बैकडोर से दिए जाते थे। पाटलिपुत्रा की जो सांसद है मीसा भारती, जबकि वो राज्यसभा की सांसद थी, तब उन्हें बार बार लोकसभा से टिकट दिया जाना, किसी का टिकट काटकर मीसा भारती को ही टिकट दिया जाना, एक सांसद होते हुए, राज्यसभा के सांसद होते हुए लोकसभा से टिकट दिया जाना, या लालू जी के 2 बेटियों को टिकट दिया जाना, लालू जी के 2 बेटों को विधानसभा के माध्यम से टिकट दिया जाना, ये सब वंशवाद का उदाहरण नहीं है। आपने फिर वही सवाल किया जिसका मैं पहले जवाब दे चुका हूं। आपने मीसा भारती जी का उदाहरण दिया। खैर, इस बात का जवाब राजद के लोग ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाते, मगर जब आपने मेरे से यह प्रश्न किया है तो मेरा यही उत्तर होगा इस पर कि मीसा भारती को जनता ने चुनाव जीताकर भेजा है। कहीं न कहीं पाटलिपुत्र क्षेत्र के लोगों की मांग रही होगी कि मीसा भारती जी को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, और उन्होंने अपार समर्थन दिया, जिसके चलते रामकृपाल यादव उनसे चुनाव हारे। तो आपने जितने भी उदाहरण लिए, चाहे तेज प्रताप जी का उदाहरण लिया हो, तेजस्वी जी का उदाहरण लिया हो, राहुल गांधी जी का चुनाव के दौरान का उदाहरण लिया हो, या फिर मीसा भारती जी का, सभी लोग जनता के द्वारा चुने हुए निर्वाचित सदस्य हैं, चाहे वह विधानसभा हो या लोकसभा हो। लेकिन वर्तमान में जो आयोग का गठन किया जा रहा है, यह जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। ये बैकडोर से इन्हें कहीं ना कहीं सेटल करने का प्रयास है, ताकि हमारे घटक दल खुश रहें और हमसे भविष्य में कम सीटों की डिमांड करें। आपने निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की बात की। निशांत कुमार अगर स्वयं इच्छा रखते हो राजनीति में आने का, अगर स्वयं उनकी इच्छा हो कि नालंदा क्षेत्र से, अपने पिता के क्षेत्र से, पिता के बारे में जिस तरह से तथाकथित रूप से चर्चा है कि उनकी मनोदशा कहा जाए या स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो अपने पिता के और पैतृक क्षेत्र से अगर वो अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करना चाहते हैं या राजनीतिक कैरियर को आरंभ करने की सोच रखते हैं, या नीतीश कुमार अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो वहां कैसे वंशवाद को मानते हैं? राहुल गांधी चुनाव लड़े तो वंशवाद नहीं, लेकिन अगर निशांत कुमार चुनाव लड़े तो वंशवाद है। नहीं, मैं निशांत कुमार जी के राजनीति में आने का विरोधी नहीं हूँ। यह जनता तय करेगी कि वह आगे कहाँ तक पहुंच पाते हैं।
लेकिन जब कोई एनडीए का दल हो या घटक दल हो जब परिवारवाद का आरोप लगाता है, तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो निशान जी भी परिवारवाद के उदाहरण है। मैं उनकी राजनीति में आने का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जिस चीज को आधार बनाया जाता है परिवारवाद का, मैं उसका उदाहरण लेके आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ी जोरों की चर्चा है कि निशान जी राजनीति में आना चाहते हैं। वह आए, स्वागत है। आगे का भविष्य जनता तय करेगी कि उन्हें वो कहाँ देखना चाहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2025 बिहार के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2025 में लगभग चंद महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं और इसको लेकर राजनीति तो लगातार गर्माती जा रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि विपक्ष के सामने अब एक बड़ा हथियार मिल गया है वंशवाद का, उस वंशवाद का जिस वंशवाद की एनडीए गठबंधन लगातार विरोध करते आ रही थी। वो नीतीश कुमार, वो जदयू जो इस वंशवाद को लेकर कभी आरजेडी को, कभी कांग्रेस को, कभी समाजवादी पार्टी को और कई पार्टियों को घेरती नजर आई थी। और जिस समय मांझी जी यूपीए का हिस्सा थे, यानी कि महागठबंधन का हिस्सा थे, तब मांझी जी पर भी एनडीए गठबंधन की ओर से आरोप लगाया जाता था कि ये वंशवाद से ग्रसित पार्टी है। तो अब क्या वाकई जब लग रहा है कि एनडीए के नेता अपने परिवार को बैकडोर से सेट करने के लिए, चाहे वो जदयू के नेता संजय झा अपने दोनों पुत्रियों को सेट कर रहे हैं, अशोक चौधरी पहले अपनी पुत्री को लोकसभा टिकट दिला के सेट किए और अब अपने दामाद श्याम कुणाल को आयोग का अध्यक्ष बनाकर, धार्मिक आयोग का अध्यक्ष बनाकर उनको सेट किए। अब लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान अपने बहनोई, छोटे बहनोई, पहले तो बड़े बहनोई अरुण भारती को और लोकसभा के माध्यम से अब छोटे बहनोई मृणाल पासवान को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना के, और हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार को अनुसूचित आयोग का उपाध्यक्ष बनाकर अगर सेट कर रहे हैं, तो क्या अब माना जाए कि इस एनडीए गठबंधन के इस तरह के सेटिंग को अब वंशवाद के रूप में या महागठबंधन या इंडिया गठबंधन एक मुद्दा बनाकर एनडीए गठबंधन को एक्सपोज करेगी विधानसभा चुनाव के दौरान? देखिए, ये जितने भी मैंने तमाम उदाहरण दिए, इन उदाहरणों के बाद अब एनडीए को यह बोलने का अधिकार नहीं है कि विपक्ष में परिवारवाद है। आगे भविष्य में विधानसभा चुनाव है, निश्चित है कि प्रधानमंत्री की कई रैलियां बिहार में होगी। प्रधानमंत्री जो क्यों भी जवाब देना होगा, जब जब वह वंशवाद पर उंगली उठाएंगे तो उन्हें अपने घटक दलों का भी उदाहरण देकर बताना पड़ेगा कि उनमें कितना वंशवाद है। और वंशवाद ही नहीं, हम तो इसको मुद्दा ही नहीं मानते हैं। हमारे लिए बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, महंगाई है। आपने देखा होगा कि 17 महीनों की सरकार में तमाम विभागों में नौकरियां दी गई। उस समय नीतीश कुमार बोलते थे, विधानसभा में बोलते थे कि इतनी नौकरियां के लिए पैसा कहां से लाओगे। तो फिर उन 17 महीनों में पैसे कहां से आए, किस तरीके से नियुक्ति हुई, यह सबने देखा। और नीतीश कुमार अब थके हुए मुख्यमंत्री हैं, टायर्ड मुख्यमंत्री हैं। वह 20 साल बिहार को जितना चलाना था चला चुके। मुझे नहीं लगता कि जदयू अब नीतीश कुमार के हाथ में है। नीतीश कुमार के साथ जितने भी उनके करीबी नेता हैं, वह कहीं न कहीं भाजपा की सदस्यता नहीं लिए होंगे, बट भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे संजय झा हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे ललन सिंह हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आज की परिस्थिति में जदयू से जुड़े लोग हैं। वह भाजपा की उत्थान की सोचते हैं, अमित शाह के इशारों पर काम करते हैं। उसी का रिवार्ड देते हुए अमित शाह ने संजय झा की दोनों पुत्रियों को सुप्रीम कोर्ट में सेटल करने का प्रयास किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बिना केंद्र सरकार की अनुमति के यह चीज संभव नहीं हो सकती। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं इससे नीतीश कुमार को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जीवन भर परिवारवाद का आरोप लगाकर जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, और अब नीतीश कुमार को कमजोर करने की यह भाजपा की साजिश है, ताकि नीतीश कुमार को अगले विधानसभा चुनाव में किसी तरीके से कमजोर कर अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया जाए।
तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी की ओर से मानना है कि एनडीए गठबंधन में भी अब वंशवाद की आंच पर एक खिचड़ी पक रही है, और ये जो खिचड़ी बैकडोर से पकाई जा रही है, इसके पीछे 2025 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो वंशवाद के खिलाफ जो एक लड़ाई को लेकर उनकी जो छवि रही है, उस छवि को धूमिल करने के लिए एनडीए गठबंधन में जो जदयू के कुछ चंद बड़े नेता हैं जो बैकडोर से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, इनका कहना है कि बैकडोर से भाजपा में इनकी एंट्री तक हो चुकी है, और ये चंद नेता जो है नीतीश कुमार की छवि को गिराकर, नीतीश कुमार को बदनाम करके 2025 में भाजपा का चेहरा बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने की तैयारी में है। अब देखना है कि क्या वाकई आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में यह वंशवाद का जो मुद्दा है वह विपक्ष अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाती है। क्या यह वंशवाद की जो आंच पर एनडीए की खिचड़ी पक रही है, इसमें भाजपा अपने मंसूबों में कामयाब हो पाती है या नहीं, यह वक्त बताएगा। लेकिन हम आगे भी इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और वंशवाद के इस नए उदाहरण पर आम जनता की क्या राय है, अन्य नेताओं की क्या राय है, इस पर उनकी भी राय हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।